हेलो, आवाज आया? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास। अच्छा, ये वाला लाइट बंद करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो क्या होगा इसको जरा समझें। सबसे पहली बात तो ये बेटा, रासायनिक बंध का मतलब यही होता है कि कोई भी अणु अगर देखते हैं, जैसे हम देखें किसी तरह से अणु देखें। सबसे पहली बात है कि कोई यौगिक देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं, NaCl बनता है, H2 बनता है, HCl होता है ना, CH3, COOH होता है, CO2 है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम दर्शा रहे हैं कि कई परमाणुएं आपस में जुड़ जाती हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम एक अलग पदार्थ है, क्लोरीन एक अलग पदार्थ है, जैसे कि आप जानते हो कि सोडियम को आप पानी में डालते ही रिएक्शन कर जाती, भयानक रिएक्शन करता है। क्लोरीन को भी अगर पानी में डालें तो वो HCl बन जाती है। और दूसरी बात है कि ये अगर क्लोरीन के बारे में अगर देखें और सोडियम के बारे में देखें, अगर हम उसे अपने आसपास से यानी अपने साथ देखें तो क्या देखेंगे, क्लोरीन गैस को सूंघेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा मात्रा में सूंघे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, बहुत तीखा गंध है अलग। और सोडियम एक अलग है। लेकिन अगर हम दोनों को मिला दें यानी दोनों की रिएक्शन कर जाए तो फिर एक नई चीज़ बन जाती है जिसको कहते हैं NaCl। और इनको आप चख सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। पानी में डालने पर कोई ज़्यादा कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देती, कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो क्या मतलब होता है कि इनका गुण जो है इनके गुणों से अलग है। यानी ये और ये और ये तीन अलग चीज़ नहीं बोल सकते, परंतु ऐसा है कि तीन अलग तरह के व्यवहार करते हैं। सोडियम, क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड। कई बार आप लोग सोचते हो कि जैसे चलिए बाद में बात करूंगा, पहले यहां पर समझ लीजिएगा कि ये सोडियम और क्लोरीन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जब जुड़ जाएं तो NaCl बन जाएगा। पर अब सवाल आता है कि जुड़ते कैसे हैं। जुड़ने के लिए कोई जरूरी है ना कोई बंधन होना चाहिए, कोई आकर्षण होना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है कि किसी भी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण रासायनिक बंध कहलाते हैं। तो क्या बोला मैंने, रासायनिक बंध की परिभाषा क्या हो गई। रासायनिक बंध किसी यौगिक आप अणु भी लिख सकते हो चाहे तो, कई बार अणु शब्द का उपयोग सही नहीं रहता है इसलिए मैंने अणु नहीं लिखा, में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक बंध, याद रखते जाइएगा। दूसरा सहसंयोजी बंध, तीसरा उपसहसंयोजी बंध। तो हम तीनों बंधों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपनी पढ़ाई में कुछ बेसिक बातें आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि ये जानते हैं, बस रिमाइंड करा रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे सबसे पहला शब्द होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सारे बच्चों को बनाने आता है ना। जैसे मैं अगर कहूँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो आप बोलते हैं सर 281, या दूसरे तरह से भी बोले तो हम बोलते हैं 1s2
आधुनिक तो यही है ना, मॉडर्न तो यही है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और यही है, पहले ऊर्जा स्तर में 2, दूसरे ऊर्जा स्तर में 6 और तीसरे ऊर्जा स्तर में 1। हम संयोजी कोश को ध्यान से देखें, इस आधार पे देखें या इस आधार पे देखें, तो हमें यह पता है कि इसका लेविस डॉट सिंबल क्या मिलने वाला है, लुईस क्या बोलते हैं, लुईस संकेत, लुईस डॉट संकेत यानी लुईस बिंदु संकेत, जानते हो इस चीज को, समझा चुका हूं। तो लेविस डॉट सिंबल होगा सोडियम के अंतिम कोश में केवल चाहे ऐसे दर्शाओ चाहे ऐसे भी बोलो, सार कंडीशन में यही बनने वाला है। एक ऑक्सीजन को चलो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2, 2s2, 2p4। संयोजी कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ s में, और p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ इस आधार पे भी कह सकते हो, 2 6 भी कहोगे तो भी कह सकते हो, नहीं तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर लेविस डॉट सिंबल क्या मिल रहा है हमें, लेविस डॉट सिंबल हमें मिल रहा है कि ऑक्सीजन अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है बोल सकते हैं, या कह सकते हैं देखो 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है, दिख रहे 2 युग्मित और 2 अयुग्मित है, ये भी देखने को मिला। अब क्या देखने को मिलेगा, कुछ और एग्जाम्पल कर सकते हो, सल्फर का एग्जाम्पल ले लो, परमाणु क्रमांक 16, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लो, 17, जिस भी तत्व का आप चाहो आप एग्जाम्पल ले लो, आर्सेनिक परमाणु क्रमांक देख लीजिएगा। तो इस तरह से इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसका लेविस डॉट सिंबल बना सकते हैं, सबको पता ही ये सारी बातें। अब सवाल ये है कि ये तो कर सकते हैं, लेकिन इसी में हमारे पास एक और शब्द आता है, वो है संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी को अगर परिभाषित करें तो कह सकते हैं किसी परमाणु के द्वारा बंध बनाने की क्षमता। को हम उसकी संयोजकता कहते हैं, या परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं किसी परमाणु के द्वारा जितनी इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण, दान या ग्रहण या साझा कर बंध बनाती है, संयोजकता कहलाता है। संयोजकता कैसे, हम सूत्र क्या होगा संयोजकता ज्ञात करने के लिए? संयोजकता ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितने सारे हमारे पास फॉर्मूले हो सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या संयोजकता का क्या मतलब होगा, संयोजकता का अर्थ होगा अर्धपरित कक्षकों की संख्या, या आप कैसे कर सकते हो, संयोजकता का मतलब होगा अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा करती है। कई तरीके हमारे पास संयोजकता निकालने के, ठीक है। तो अगर हम इसके अनुसार सोचें तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजकता 1 होगी, ठीक है।
या फिर सेकंड वाले फॉर्मूले के हिसाब से सोचे तो अर्धपूरित कक्षकों की संख्या तो भी एक है, क्योंकि अर्धपूरित कक्षक एक है। इसमें अगर देखें तो संयोजकता क्या होगा, बोलो, 2 अर्धपूरित कक्षकों की संख्या 2 है, आधा भरा हुआ, या 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो एरो में दिखाई दे रही है, और या डॉट में देखें तो भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें कोई टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बर्बाद होगा ही होगा क्योंकि रिमाइंड कराएंगे, लेकिन बात यह है कि इतनी सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छे से जानकारी है, और इन्हीं के आधार पर हम आगे की बात करते हैं। एक शब्द हमारे पास आया है, अष्टक पूर्ण करना। इसका क्या मतलब होता है ये यहाँ पे हम बता देते हैं। चलिए, लिखा हुआ भी है हमारे पास। परमाणु के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए परमाणु को क्या करना पड़ सकता है, या तो दान करना पड़ सकता है, या ग्रहण करना पड़ सकता है, या साझा करना पड़ सकता है। तो अष्टक नियम यही कहता है कि कोई भी परमाणु स्थायी तभी होगा जब उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसे हम अष्टक नियम कहते हैं। सीधे से बात समझ में आया, यानी अष्टक होना, परमाणु अष्टक होना चाहती है। अब बात करते हैं बेटा संयोजकता की बात करते हैं। तो मैंने संयोजकता की भी परिभाषा आपको दे दिया है, फिर बात करेंगे आगे, पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहला आयनिक बंध। बंध के प्रकार पढ़ रहे थे ना, अब पढ़ेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध, इसको हम और भी किन नामों से जानते हैं जरा देखें। इसको इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं। एक दूसरा नाम से जाना जाता है विद्युत संयोजी बंध। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। परिभाषित कैसे कर सकते हैं इनको जरा समझें। जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को हम कहते हैं स्थानांतरण। आदान प्रदान मतलब लेना देना, एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है इलेक्ट्रॉन, या यूं कह सकते हैं एक से दूसरे का गया ना, स्थानांतरण द्वारा बंध बनता है, तो इसे क्या कहेंगे, विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लोगे। आयनिक बंध कह सकते हैं, विद्युत संयोजी बंध कह सकते हैं, जो कहेंगे। तो क्या महत्वपूर्ण है इसमें, महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण बना बंध। आदान प्रदान क्यों कर रहा है, साझा क्यों कर रहा है, तो सीधा सा जवाब यही, वो अष्टक पूर्ण करना चाहता है, सीधा सा कहानी। ठीक, तो इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता होगा तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। ठीक है, याद रखना, कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसका एक गुण होता है कि वो धातु होगा, धातु होता है, धातु ही दान कर सकता है, अधातु कभी दान नहीं करती। हाँ, एक आध ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं तब करते हैं, अलग बात है, तो वो बहुत कम, रेयर है। दूसरा अधातु, इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, अधातु होता है। तब बन गया ए बी। तो क्या मतलब हुआ कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दान किया, तो उस समय जो ए जो है
अगर जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो एक धन आवेश आएगा, दो दान करेगा दो धन आवेश आएगा। तुम चलिए एक से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बना और दूसरा बी जो है बी माइनस बना लिया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वो इन्होंने दान किया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन दान करना तो प्लस क्यों आया सर? सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, 11 आवेश है ना। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें ये कितना हो गया? एक। अब बताओ, प्लस 11 है, आवेश कर रहे हैं कंप्लीट, 11 है, प्लस माइनस कितना है? 11 है। टोटल आवेश कितना हुआ? 0। 11 माइनस 11 जोड़ोगे तो माइनस 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 और प्लस माइनस हो गया ना। अब मैं ये कहता हूं कि अब एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया उसने, चलो दे दिया, अब ये नहीं है उसके पास, तब क्या हुआ? प्लस तो 11 है, अब माइनस कितना बच गया? ये 10, तो अब कितना बचा? प्लस 1। तो एक इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद उसमें क्या हुआ? अभी कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 8 1 था, अब क्या बन गया? 2 8 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 है बाहर। अब इस पे क्या हुआ? प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से एक प्लस चार्ज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दोनों का आवेश बैलेंस करोगे तो क्या दोनों का आवेश बैलेंस नहीं है, प्लस ज्यादा है 1, माइनस कम है 1, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया? तो ये प्लस माइनस चार्ज इसी वजह से आते हैं। तो ये हमने देखा, ये सब चीज ज्ञान होता है बेटा, हर चीज लिखा नहीं जाता है, और हर चीज लिखोगे तो फिर काम के टाइम पे कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस के टाइम ये सब आनी चाहिए आपके दिमाग में। तो इस तरह से ए, अब ध्यान दीजिए ये क्या बना? ये बना आयन, ये धन आयन है और ये है ऋण आयन। दोनों को क्या कह देते हैं? साथ में आयन कह देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु दान करता है तो उसमें धन आवेश आ जाता है, तो धन आयन बन जाता है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऋण आवेश आ जाता है, उसको ऋण आयन कहते हैं। तब इन दोनों को आयन ही कहते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच, धन आयन में धन विद्युत है और ऋण आयन में ऋण विद्युत है। आप जानते हो कि जैसे चुंबक में साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, वैसे ही धन विद्युत और ऋण विद्युत एक दूसरे को आकर्षित करती। कई बार बचपने में खेलते खेलते कंघी करती, खेलते खेलते का ठंड के दिनों में अक्सर होता है। क्यों सर? बारिश में क्यों नहीं? तो बारिश में तुम्हारे बाल गीले रहते हैं सर, लेकिन गर्मी में नमी रहती है हमारे मौसम में, तो इसलिए से वो ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन ठंड के दिनों में दिखता है कि आपके बाल एकदम सूखे रहते हैं, तेल वेल लगा नहीं है, और जैसे कंघी करते हो तो सारे बाल ऐसे हो जाते हैं, है ना। या फिर कंघी जैसे कंघी करके ऐसे गए तो बढ़िया अच्छा खासा सुधरा हुआ है, फिर जैसे कंघी ले जाते हैं तो खींचने लगता है कंघी उसके बाल को, है ना। तो ये प्रयोग बचपने में और किए होंगे, प्राइमरी क्लास में खेलते खेलते किए होंगे, ऐसे बाल में रगड़े कांच, मतलब ये जैसे ऐसे रगड़े, और रगड़ने के बाद वो हाँ पेपर वेपर है, कचरे वचरे सब उठाते रहते हो। तो ये उठता कैसे है उस जगह पे? ऐसा क्या हो जाता है? इसमें कोई जादू? या कई बार ऐसे वाला चेयर में बैठ जाते हो और स्वेटर वेटर से मारते हो, कपड़े से मारते हो तो चट से लगता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे कपड़े में अच्छे खासे पहन के, मतलब अच्छे खासे कपड़े पहने हो, वो लोअर वगैरह उतर गए और कहीं जाके दोबारा ऐसे बैठ गया सर घसीटते हुए, तो अचानक कोई आया है ना, चट से बचता है, अरे मेरे को करंट कैसे लगा, होता है ना। तो कई एक्सपीरियंस है, कई चीज़ें होती है आपकी ज़िंदगी में अनुभव, तो वही सब है इसके पीछे कारण। काहे ठंडा नहीं कर रहे हो भाई? आज इतना हॉट हूँ क्या मैं? बात ज़्यादा हॉट हो गया हूँ मैं? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इसका रिमोट का सेल ख़त्म हो गया, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसका एक ही तरीका रहता है, इसकी रेगुलर सप्लाई को थोड़ी देर के लिए रोक दो, ठीक है, फिर इसको वापस लगा दोगे ना, तो जितना उस टाइम रेगुलर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था, वो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये बहुत ही ख़राब हो गया बैटरी, हाँ गलत सेटिंग में था, अब करेगा ठंडा। चलो आगे चलें। तो ये क्लियर है अपना? अब क्या हो गया बेटा? अब इसके नाम पे ध्यान देना। पहला है कि धनायन और ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? ये आयनिक बंध। आयन एक दूसरे के साथ बंध बनाती है, आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है। किस लिए आकर्षित कर रहा है? विद्युत के कारण, धन विद्युत ऋण विद्युत, इसलिए विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। दोनों नाम कॉमन है,
है ना। आयंस होते हैं, आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने से क्या बनता है, आयन बनते हैं, और आयन बनने की वजह से वो आयन एक दूसरे को आकर्षित कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे में, तो इसलिए आयनिक बंध कहेंगे। और जिससे विद्युत संयोजी बंध कहने का, तो लेकिन परिभाषा ये मत लिखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन है मेरा, परिभाषा इतने में काम चल गया तुम्हारा, ठीक। तो ये ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल की तरफ चलते जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण याद रखना। यहाँ पर धातु और अधातु रिएक्शन कर रहे हैं ना। धातु वो जिसके संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन, कोई शब्द अगर भूल जाओ तो यहाँ पर पूरा शब्द लिखा हुआ है, वो वीडियो में मिल जाते हैं। तो इसके अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनके अंतिम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कॉमनली वो धातु होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। दूसरा, ऐसे तत्व जिनके अंतिम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो अधातु होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दाता कौन, धातु जिसके अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 4 से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 4 से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यही तो अष्टक नियम में भी देखे थे आप चीज़, और अष्टक नियम का मतलब है 8 की ही पूरा करना है उसको। चलिए साहब बात करते हैं यहाँ पे उदाहरण। मैं ले रहा हूं सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सोडियम धातु है और क्लोरीन एक अधातु। याद रखें, धातु और अधातु के बीच में ही आयनिक बंध बनेगा। और धातु कहाँ पे, आपको पता है ये अगर परमाणु इसको आवर्त सारणी में देखें तो पहले वर्ग में है, दूसरे वर्ग का तत्व है, तीसरे वर्ग का तत्व है। लेकिन यहाँ पर ये 5वें ए वर्ग यानी 15वें वर्ग का तत्व है, 16वें वर्ग का, 17वें वर्ग का तत्व है। चलिए साहब अपना इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे पता चला, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। सोडियम के बाद हो गया क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, ठीक है। हम इस आयनिक बंध को बताते समय ना हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 1s2 2s2 में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोवेलेंट बॉन्ड को करते हैं ना, तो आज इस लेवल तक हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, सोच भी नहीं सकते, जितना सोचे हैं ना अभी तक का, वो सोच से बहुत ऊपर है। तो इसलिए जो भी आपको टाइम लगेगा, जो भी चीज़ आपको सीखने को लगेगा, वो पूरा समय खाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी पूरा पढ़ाई जो है इस चैप्टर का कोवेलेंट बॉन्ड का। आपके दिमाग में रख रहा होगा सर कितने दिन का, मैं बताऊँ ये 40 से 45 दिन तक पढ़ाता हूँ, ऐसी भी हालत रहती है, लेकिन तुम लोगों को 8-10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब इतने बढ़िया पढ़ा चुका हूँ तुम्हारा बेसिक कि अब समझना आपके लिए आसान है। बेसिक नहीं होता ना तब समझने में परेशानी होती है। बेसिक बहुत स्ट्रांग कर दिया बेटा आप लोगों का। आप स्कूल में भी टीचर पढ़ाते होंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही होगा, है ना। और आपके दोस्त साइड वाले जो होंगे ना, उनको लगता होगा जाने दे हवा है, ठीक है। तो ऐसा है। चलो साहब आगे बात करते हैं। पूछ के देखना तेरे को समझ में आया तो क्यों नहीं आया, वो ऐसे नहीं पढ़ा रहा है, आपको समझ के लायक को बेहतर बनाना हमारा काम था, जो कराना था हो गया। अब बताओ इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी आयनिक बंध बनाए तो लेविस डॉट सिंबल को लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अष्टक पूर्ण करना चाहेगा तो देखो, कभी भी याद रखना मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तभी दान करेगा जब उसके अंतिम कोश में 1 2 3 हो, है ना। तो यहां पर कितना है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो ये निकल गया, तो अंतिम कोश ये बन जाएगा ना। तो ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो ये Na+ बन गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचा 2 8। सिंपल। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, प्लस चार्ज आ गया। दूसरे के बारे में बात करते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 7। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 8 हो जाएगा। भाई एक टीचर थे हमारे, बोलते थे जो आसान काम हो वो कर लीजिए, और वही तरीका लगभग लोग वही अपनाते हैं कि जो आसान हो। 1 दान करना आसान है कि 7 दान करना आसान है। ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या कितना हुआ 8 करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे या फिर ये 7 दान कर दोगे। बोलो। तो कोई भी आदमी है, किसी को बोलो ना, मजदूरों को देखना जब काम करने आते हैं तो कैसे करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा ये वाला काम कर देना, ऐसे कर देना। आप जहां वहां से हटे, है ना,
उस आदमी का कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अगर मान लो आप गलती से 2 बजे पहुंच गए तो वो खाना खा रहा है, और तुमने सीसीटीवी कैमरा में देखा, तो आप उस टाइम से उस ड्यूरेशन को अगर देखोगे ना, तो वो पूरे अगर 4 घंटे का काम था तो 4 घंटे में वो 1.5 घंटे से ज्यादा किया नहीं है। लिख लो, एकदम नोट कर लेना, करके दिखना इसे, ठीक है। अब वो क्या किया, उसके दिमाग में काम ही नहीं करेगा। उसको बोलना कि ऐसे मैंने यहाँ पर जो है डस्ट मंगाया था, पत्थर का, स्टोन का, और इसको बढ़िया प्लेन बिछा देना, ठीक है। जाके देखना ऐसे। अब हमारे पास टाइम नहीं कि वहां पे खड़े हों। अब मजदूर का मतलब 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे मजदूर होते हैं, एक अनपढ़ मजदूर होता है। पढ़े लिखे में भी जाहिल गंवार मजदूर भी होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, गंवार भी होते हैं। अब तुम लोगों को इतनी बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे जमात में आओगे, ठीक। तो 3 बातों पे ध्यान देना। एक, जो अनपढ़ और ज्ञानवान मजदूर होते हैं, मजदूर हर इंसान है ना, मैं भी हूं। दूसरा, पढ़ा लिखा और गंवार होते हैं, मतलब जाहिल होता है। ये 2 टाइप के में आ गया। तीसरा, पढ़ा लिखा और गंवार, जाहिल, और इसके बाद पढ़ा लिखा और समझदार। अब ये गंवार का मतलब गांव वाला होता है ना, शब्द पे जाए तो, अर्थ पे जाए तो। असल में मैं गंवार शब्द उनके लिए कह रहा हूं जो कभी जिंदगी में सीखना ही नहीं चाहता है, सिविलाइज होना ही नहीं चाहता है। अब इनमें 4 कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब इन चारों कैटेगरी को तुम लोग सोच के अपनी जिंदगी में अपना स्थान बनाना, उसमें किस लेवल पे आना चाहते हो, ठीक है। एक आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, दिमाग चलाता है, तो वो इंसान किसी भी काम को करेगा पूरी जिम्मेदारी से करेगा और हर चीज को समझेगा, ठीक। एक इंसान पढ़ा लिखा है, दिमाग नहीं लगाता है, तो किसी भी चीज को सही तरह से करेगा ही नहीं, वो गड़बड़ी करेगा, 50 गड़बड़ी करेगा वो। तो आप लोग सोच रहे हैं ना किस तरह से करते, दिमाग ओपन करके करना है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है ये, उसके दांत है कि नहीं, उसके हाथ है कि नहीं, उसके मुंह है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का ये वाला हिस्सा काम करता है, क्योंकि इसी से वो हर चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके साथ उसकी बॉडी तो इतनी खूबसूरत बना हुआ है कि हर चीज वो कर सकता है। इंसान ऐसा रोबोट है कि वो हर तरह की चीज कर सकता है। इंसानों की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती, हर चीज कर सकता है इंसान, बस उसको उसके लिए मेहनत और प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए ध्यान रखो आप लोग, उनको मैंने क्यों टारगेट किया, क्योंकि उनको अगर आप बोल के आ जाओ ना तो कभी सही तरह से नहीं करेगा। आप इस चीज को देखो, ज्यादा दूर मत जाओ, इस लाइन को देखो, यहां से यहां तक का देख रहे हो, ध्यान से देखो, दिख रहा है, एकदम एक्यूरेट सीधा लाइन है। हाँ, वो टोका लग गया वो अलग बात है, एकदम एक्यूरेट सीधा लाइन है, ठीक। क्यों होता है पता है, जब आप किसी काम को करवा रहे हो ना, तो आपकी आंखों में दिखना चाहिए। किसी भी जगह की बात करूं, आप जब कभी देखो किसी चीज को, तो उसमें एक्यूरेट सीधा क्यों कब बन सकता है, वो सही क्यों बन सकता है, ताकि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, खुद को जो करा रहे हो काम। तो ये बात आपको सोचना होगा कि कहां पर किस चीज के लिए मैंने ये क्यों एग्जाम्पल दिया। बहुत सारी कहानी हो सकता है, कहानी नहीं बताना चाहता, तो एक स्टूडेंट बनिए और ऐसे स्टूडेंट बनिए जो हमेशा माइंड ओपन रखे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, अब एक काम करो कि जो जो बातें आपकी बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा। यहां पर बात कर रहे थे कि हम यहां पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, ओके। क्यों दान कर दिया, क्यों अष्टक कैसे पूर्ण कर सकता है, कि मैंने कहा कि अष्टक पूर्ण करने के लिए जो कर सकते हो, जो आसान काम हो वो कर लो, ठीक। तो आसानी किस में जा रही है, इसमें क्लोरीन में जा रही, 1 इलेक्ट्रॉन दान करना या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक। तो हमेशा कुदरत चाहता है कि वो सबसे सरल काम करे। चींटियों का घर है, मान लीजिए इधर घर है, इधर घर है, 2 चीज है ना, इधर 4 गोलियां रखी हैं, इधर 20 गोलियां लगी हैं, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं काम करता हूँ, 4 गोलियां ले आता हूँ और 20 गोली के साथ ढेरी लगा करके अपने इधर घर बसा लेता हूँ, है ना। उल्टा नहीं सोचेगा, यहाँ के 20 गोलियां पूरा उठा के ले जाऊंगा वहां पे, ठीक है, तब मैं इधर घर बसाऊंगा।
हाँ, दूसरी फैक्टर भी काम कर सकता है, उधर सुरक्षा नहीं है या इंसान आना जाना ज़्यादा करता है, ज़्यादा मेरे को परेशान करता है। उस दिन तो चींटी इधर से जाते जाते बोलता है, आज मैं तेरे घर आज जा रहा हूँ ना, कल नहीं आऊँगा, बता दी, तो दहलीज पार किया तो कभी नहीं आऊँगा, बोलो रोकना है तो रोक लो। मैं बोला रेट भाग यहाँ से, है ना, परेशान करता है। ठीक है, तो ऐसे होता है भाई, मेरे यहाँ चींटियाँ बात करती हैं, क्या बोल सकता हूँ। ऐसे मच्छर आता है ऐसे ऐसे, अब फिर यूं घूम के फिर आया, कुछ नहीं कर पाया। तेरे से मैं क्या करूँगा भाई, तू मेरे से ज़्यादा फास्ट है यार। तो वो बताता है तुम मेरे से बड़े हो, हाँ हूँ, और लंबा चौड़ी कहानी सुनाया, है ना। तो तुम्हारी आंखें बहुत शार्प है, हाँ है, मेरा तो कम थोड़ी है। ठीक है भाई, है ना। एक और धमकी दे के गया, एक दिन आऊँगा तुम्हारे घर, है ना, अभी तो जा रहा हूँ, तो परेशान कर डाले हो, एक दिन आऊँगा, ऐसे काट के जाऊँगा ना, इतना सारा खून निकाल के जाऊँगा, पता ही नहीं चलेगा, बेबी बच्चों के साथ आऊँगा घर। एक दिन आया भी और निकल के भी ले गया, है ना। फिर बाद में आके बताता है उस दिन काटा वो कौन, बोले कौन, वो चिंटू। कौन, मेरा बेटा छोटा वाला, अच्छा। और वो जो गोरी गोरी थी वो मेरी वाइफ है यार, अच्छी लगी ना। साले कमीनो, तुम लोग काट कुटा के चले गए हो और अच्छी लगी पूछते हो, ऐसी कहानी है भाई, समझे। थोड़ा क्रिएटिव बनिए, है ना। चले आगे चले। मजा आ गया। तब ये क्या करेगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, क्या करेगा, हाँ, ग्रहण करके 8 हो जाएगा। तो कितना हुआ, ये देखो बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, हाँ, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 8 हो गया। तो 2 8 8 हो गए। ये भी खुश, अष्टक हो गया, ये भी खुश, अष्टक हो गया। अब इनके खुश होने पर एक गड़बड़ हुआ, क्या, इसमें धनावेश आ गया, उसमें ऋणावेश आ गया। तो धन आवेश मतलब धन विद्युत हो गया, और ये ऋणावेश मतलब ऋण विद्युत हो गया। अब धन और ऋण, ये हालत है। अबे अलग हो नहीं हो सकते, अलग हो नहीं हो सकते, क्योंकि पाई मतलब प्लस और माइनस हो गया। तो ये इस तरह से ये एल NaCl बन गया। ठीक, एक दिया एक लिया। बिल्कुल वही कहानी है कि रमेश को संजय ने कहा भाई 1 रुपया दे, ठीक है, क्यों, अगर नहीं देगा तो मर जाऊंगा। तो ठीक है भाई, दे दे, 1 रुपया दे दिया उसको। जैसे ही रमेश को संजय ने 1 रुपया दिया, संजय तो भाग रहा था, लेकिन रमेश नहीं छोड़ेगा उसको। क्यों पता है, अरे उसका 1 रुपया उसी के पास है, और ये बोलते तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है, मेरा 1 रुपया तेरे पास है ना, है ना। तो क्या हुआ, 5 रुपया 12 आना दे दो वाली कहानी है इसकी। ठीक है, अब देखते बेटा, यहां पर देखें CA, मैं चाय पिया हूं कि नहीं, बाद में देख लेता हूं। परमाणु क्रमांक 20, 2 8 8 2। अब बताओ अष्टक कैसे पूर्ण होगा, बस यही सोचना है कि अष्टक कैसे पूर्ण होगा। Cl के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7 है ना, 17 है। तो बोलो अब बताओ ये क्या कर सकता है, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ग्रहण करेगा, क्या करेगा। दिमाग काम नहीं करता तो समझ लो कि 2 तरीके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दान करूंगा या 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा। 8 करना बस सोचो आप, ठीक है। तो क्या कर सकूं, ज्यादा अच्छा है दान करना। तो दान करोगे तो क्या होगा, Ca पर 2+ चार्ज आएगा। क्लोरीन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, एक क्लोरीन केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकेगा ना, एक से ज्यादा तो नहीं ग्रहण कर सकेगा। तो 1 माइनस चार्ज आ गया, तो 2 8 8 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, इसका भी 2 8 8 हो गया, ठीक है नहीं। अष्टक पूरा हो गया दोनों का, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन क्या हुआ, देखो यहां पर समझो, एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक ही तो ग्रहण करा, तो एक कहां गया, एक दूसरा क्लोरीन रख लिया, 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी, समझ में आई। चलिए हो क्या गया, Ca2+ Cl माइनस ट्वाइस, यानी कि CaCl2 बना।
इस बात को आप दूसरे तरह से भी पढ़ चुके हो जब शुरुआत किया गया, तो कैसे पढ़े हो? इसकी कैल्शियम की संयोजकता 2 है सर, क्लोरीन की संयोजकता 1 है सर, तो क्या हुआ, ये 2 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, तो CaCl2 बना। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यानी कि ये बता दिया कि मुझे कितना Cl चाहिए, कितना क्लोरीन चाहिए। अब आपका दिमाग जैसे भी काम करे आप करा लो। तरीके तो कई होते हैं ना, मैंने कहा ये बात। तो चलिए और करते हैं काम। दूसरा, तीसरा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, 1s2 2s, अरे यार क्या वहां वाला नहीं करते, 2-8 करते हैं। 2-8 3 अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दान करेगा, ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 2, 6 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये लेविस डॉट सिंबल है, अरे सॉरी एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ये है। क्या कर सकता है ये 3 दान करेगा, है ना, तो Al3+ बनेगा। ऑक्सीजन कितना ग्रहण करेगा, बोलो भाई। जो जितना कर सकता है, कोई चीज याद रखना, दुनिया का कोई चीज काम करता है तो स्वयं की वजह से वो काम करता है, स्वयं के तरीकों को ही अपनाता है, दूसरों का नहीं अपनाता है। समझ रहे हो ना? कोई भी चीज हो, है ना। मैंने एक कुत्ता लाके पाला, बोला तो इंसान बन के रहा, तो कुत्ता ही बन के रहेगा, कभी इंसान हो सकेगा नहीं। तो नहीं, तो इंसान बन। इधर आया चट से मारो, है ना, ऐसे क्या, हाँ ठीक है, तो क्या इंसान बन जाएगा वो? हाँ, वो कुत्ता ही रहेगा, पर वो इंसानों के तरीकों को थोड़ा समझने लगेगा और थोड़ा सा रिएक्शन करेगा, है ना। लेकिन इंसान तो नहीं बन जाएगा ना। और इंसान को किसी कुत्ते ने पाल लिया तब क्या वो कुत्ता बन जाएगा? नहीं, वो इंसान ही रहेगा, पर कुत्ते की तरह बिहेव करेगा। मुगली हो गया ना कहानी। तो इंसान ही रहेगा, कुत्ता ही रहेगा। तो सोडियम ही रहेगा, क्लोरीन ही रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा। अब वो उसकी अपनी नेचर है, समझ रहे हो ना। अब वो कुत्ता, उसको आप फूल की सुगंध सुंघा रहे से, अच्छी कितनी बुरी गंध है यार, और सड़े हुए मांस खवा, वाह ऐसे भाई सबका है ना। अब उधर इंसान को बोला कि ये सड़ा हुआ मांस कैसा लग रहा है, भाई हर चीज अपना है ना भाई, उनका अपना प्रॉपर्टी ना, तो उसकी प्रॉपर्टी को मत चेंज कर दीजिए, उनके गुणों को मत चेंज कर दीजिए। सर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एल्यूमिनियम जो है ना, चूंकि ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा सर, 2+ होगा। दूसरों से उनका संबंध कुछ नहीं, खुद की वजह से हर चीज होता है बेटा जी, ये बात पकड़ लेना अपने लाइफ में, ठीक है ना। तुम्हारा शरीर बीमार है तो वो रसगुल्ला भी ला के दूंगा ना, खाओगे ऐसे ही चेहरा बनाओगे, ठीक है। तो कोई भी चीज अच्छे से अच्छा चीज बुरा लगेगा नहीं। और अगर तुम्हारा दिल स्वस्थ है ना, तो खराब से खराब करेला खाओगे, हाँ खाऊंगा। क्यों खाएगा? 5 दिन से खिलाए नहीं साले, केला खाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा ऐसी ही कहानी है कि नहीं। तो ये कहानी है भाई साहब, तो समझ में आई बातें। तो नेचर क्या है, वो अपने अपने नेचर में रहते हैं और उस नेचर के आधार पे काम करेंगे। बोलो सही है? अब समझना इन बातों को। तो क्या हुआ, ये लेना चाहता है, ये देना चाहता है। अब बताओ ये कितने लेगा कितने देगा, तो मैं तरीका बताया था, याद है आपको। इसकी संयोजकता कितनी, 3, तो 3 बार ऑक्सीजन लगेगा। इसकी संयोजकता कितना, 2, तो 2 ऑक्सीजन लगेगा, तो सॉरी एल्यूमिनियम लगेगा, तो एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3। जवाब मिल गया आपको, क्या बना, Al, हाँ चलो 3+ करके लिखता हूं बढ़िया सा दिखाने के लिए, ऐसा 2 यार, है ना, ये 2 होगा ना, ये 2 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन 2- है, तो ये कितने बार 3, तो क्या बन गया, Al2O3 बन गया। तो ये काम यार आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आसान होगा, अन्यथा नहीं करोगे तो कैसे होगा। जितनी कोशिश कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। सोडियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन हुआ तब क्या बनेगा, कैल्शियम और नाइट्रोजन के बीच क्या बनेगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच क्या बनेगा, ये तुम्हारा काम, ठीक। अब ये तुम्हारा काम, हम आगे चलते हैं।
तो आयनिक बंध में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आयनिक बंध में होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, कल हम सहसंयोजी बंध की तरफ जाने वाले हैं, तो आज हम आयनिक बंधों की कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज यानी उनके गुण। पहला कि ये कैसा होता है, भौतिक अवस्था कैसी होती है, ये क्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली अवस्था आप 12th की क्लास में पढ़ोगे, पहला चैप्टर यही रहेगा। क्रिस्टली ठोस होते हैं मतलब ये ठोस होते हैं और एक निश्चित आकृति वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कांच टूटता है तो किसी भी रैंडम आकृति में टूट जाता है ना। ये नहीं बोल सकते कि ऐसा बनने वाला है ना, ऐसे मारोगे ठोकोगे तो नहीं कह सकते ये बनने वाला है। लेकिन अगर इतना बड़ा नमक का डिल्ला है उसको ठोकोगे ना तो बोल सकते हो, जैसा वो डिल्ला दिखता है ना, बड़ा बड़ा नमक, इतना बड़ा चौकोर एकदम जैसे क्यूब जैसा दिखता है, उसको ठोकोगे ना तो अंदर छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे। उसको ठोक के निकालोगे ना तो छोटे छोटे क्यूब, जैसे बड़ी संरचना थी उसकी छोटी संरचना हो जाएगी। मतलब एक निश्चित आकृति में रहेगा। शक्कर के छोटे कंडो या बड़े कंडो एक जैसा रहेगा, उसको कहीं सांचे में नहीं डालते हैं, वो अपने आप वो ठोस ऐसा ही बनता है। तो ऐसा ठोस जिनकी एक निश्चित आकृति होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल, और जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं बनती है उसे हम कहते हैं अक्रिस्टल। जैसे पत्थर टूटा हुआ पड़ा है तो वो उसमें कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, हाँ, कांच भी आज के डेट में दो टाइप के आ रहे हैं, क्रिस्टल ग्लास एंड नॉन क्रिस्टल ग्लास। तो नॉर्मल जो हम लोग ग्लास यूज करते हैं नॉन क्रिस्टल होते हैं, लेकिन जो फिल्मों में यूज करते हैं ना, कांच में जाके टकरा गए, गिर गए, तो आप देखना कि जैसे वो टकराते हैं वो कांच एकदम पाउडर की तरह गिरता है। ठीक है, मतलब गोलियों की तरह गिरता है। या गाड़ियां जहां पर एक्सीडेंट वगैरह होता है, आप सड़कों में देखे होंगे, गोलियों की तरह पड़ा होता है कांच। तो इससे क्या होगा कि वो उसमें धार नहीं बन रहे होते हैं, तो वो कैसा है, क्रिस्टल ग्लास है। इसकी वजह से क्या होते हैं, और आपको एक्सीडेंट नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई शुरुआत में क्या, कांच तो जरूरी है ना भाई, हवा को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए कांच जरूरी है। तो जो गाड़ियां बनती थी उस गाड़ियों में क्या था, उसी तरह के ग्लास लगाए जाते थे। एक्सीडेंट हो जाते थे तो लोग कांच की वजह से मर जाते थे, एक्सीडेंट भयानक हो जाता था उसका, और तो वो चीज़ रोकने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो चलते हैं साहब आगे बात करते हैं। तो ये कैसा होता है, क्रिस्टली होते हैं। क्रिस्टल का मतलब समझ में आ गया, ठोस होते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा है गलनांक और क्वथनांक इसका उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। कठोरता एवं भंगुरता, ये कठोर होता है और भंगुर होता है। भंगुर मतलब मैंने कहा था ठोकने पर ये हाँ छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर लोहे को अगर ठोकोगे तो भले चिपटने लग जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, लेकिन ये बिखर जाता है। तो जिन चीज़ों को ठोकने पर बिखरने लगता है उसको भंगुरता कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को ठोकने पर भी चिपटने लगता है, जैसे प्लास्टिक है, तो कई तरह के प्लास्टिक आते हैं जिसको मार रहे हैं, वो ब्रेक होता ही नहीं है। कुछ प्लास्टिक जैसे ये वाला है, इसको मारेंगे टूट करके बिखर जाता है। तो कैसा प्लास्टिक, अब देखो पीवीसी जो ये वाला है, ये वायर जो है पीवीसी का बना होता है, इसको ठोकेगे तो ये क्या बिखरता नहीं है ना। लेकिन अगर आप कुछ और प्लास्टिक की बात कर सकते हैं, कुछ पेन वगैरह आप देखो ठोकेगे टूट जाता है, तो उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, तो भंगुर होता है। विलेयता, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय है। जैसे जल में विलेय होता है। अध्रुवीय विलायक, सॉरी ठीक से लिख दो, एकदम हल्के मन से लिख दो तुम। अध्रुवीय विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, CH2 आदि में अविलेय होता है। ये इसके गुण हुए। कल के डेट में प्रश्न आ सकता है विद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल लिखिए, और हो सकते हैं कि उनके गुण भी लिखिए। तो इतना तो आप लिख सकते हो। ठीक है, हमारा क्या है इतना।
दूसरा, आयनिक अभिक्रिया इसकी तीव्र गति की होती है। तीव्र गति यानी तेजी से अभिक्रिया करता ही है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे दूं, NaCl का विलयन है, उसमें मैंने AgNO3 का रिएक्शन कराया, तो Ag प्लस और Cl माइनस रिएक्शन करके बना लेगा AgCl प्लस, बचा है NaNO2। इस तरह के रिएक्शंस देखते हैं, NO3 तो ये बनता है ऐसा। इसका कारण ये है कि Na जो है Na प्लस के रूप में आएगा, Cl माइनस रूप में आएगा, तो इसमें Ag प्लस और NaNO3। तो जब पानी में घुला रहता है ना ये, तो इस आयनों में टूटा रहता है, तो जो पॉजिटिव आयन होता है नेगेटिव आयन के आसपास रहते हैं तो तेजी से रिएक्शन कर जाते हैं। और जो जिसके साथ जिसका बंधन ज़्यादा होगा, जैसे इसका क्लोरीन का, जो क्लोराइड का सिल्वर के साथ बंधन बहुत ज़्यादा उच्च है और उनकी जो बंधन ज़्यादा उच्च है यानी अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए वो ठोस बन करके ये नीचे बैठ जाता है तुरंत श्वेत अवक्षेप के रूप में। ठीक है, समवायता नहीं पाई जाती इसमें। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, हो गया। समवायता मतलब सही प्रश्न है आपका। नहीं, सही प्रश्न है कि नहीं है, है ना? तो समवायता मतलब ये सही प्रश्न है आपका। तो ये पढ़ेंगे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी समवायता के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, और हम बता दिए तो फिर आप बोलोगे सर कोर्स पीछे हो रहा है। तो जितना आप समझ में आ गया होगा, आज थोड़ी स्पीड बना है, कल और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, एकदम भयंकर आराम से चलेगा क्लास और बढ़िया चलेगा, है ना? खत्म होगा कोर्स। एक्चुअली बेटा हमारे साथ सबसे बड़ा 11th वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, वो केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं होता है यार 11th से पहले, और जो 12th में पहली बार आते हैं ना, वो कभी नहीं पढ़े होते हैं 12th से पहले। तो हमारा सरदर्द वहीं पे है शुरू। बच्चे को देखते ही हमें ऐसे ही चक्कर आता है ना, तो हमने एक तरीका अपनाते हैं हम लोग फिर इसकी जगह पे कि यार इनके बेसिक समझा दिया जाए, बेसिक कवर कर दी जाए, तो उसके बाद फिर आसान हो जाता है पढ़ना। आपको बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते बहुत दिन लगा। अभी दूसरा चैप्टर एकदम ऐसे निकल रहा है, मालूम है, जैसे वो क्या बोलें, जैसे बोलते हैं ना आप पानी पी रहे हो। चलिए, ओके, थैंक यू।